हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस प्रकाश क्लासेस। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा कि भाई व्हाट डू मीन बाय लाइट, आखिर लाइट होता क्या है। तो बहुत ही बेसिक सा डिफिनीसन है इसका, आप अपने जूनियर क्लासेस में पढ़ भी चुके होंगे। क्या है डिफिनीसन कि लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स अस सेंसेशन टू सी। लाइट क्या है? तो एक तरह का फॉर्म ऑफ एनर्जी है। लाइट एक तरह का एनर्जी होता है जो कि हमें देखने में मदद करता है, जिसके सहारे हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। अब मान के चलो कि कोई ऑब्जेक्ट है, इसे हम देखते कैसे हैं, है ना। तो जाहिर सी बात है इसके ये अगर अपना लाइट प्रोड्यूस करेगा तो बहुत आराम से देख लेंगे। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि वैसा ऑब्जेक्ट, ठीक है, वैसा ऑब्जेक्ट जो खुद का लाइट हो, जिसके पास खुद का लाइट हो, यानी कि ये खुद ही अपने अंदर से क्या करे, ये लाइट इमिट करे, वो कहलाएगा लुमिनस ऑब्जेक्ट। उसको हम बहुत आराम से देख सकते हैं, है ना, लुमिनस ऑब्जेक्ट को, क्योंकि वो अपने अंदर से लाइट को इमिट कर रहा है, अपने खुद की लाइट को इमिट कर रहा है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं क्या कि दिस ऑब्जेक्ट इज नोन एज लुमिनस ऑब्जेक्ट, यानी कि द ऑब्जेक्ट विच इमिट देयर ओन लाइट। वैसे ऑब्जेक्ट्स जो अपना लाइट खुद इमिट करते हैं उसे हम लुमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं, जिनके पास खुद का लाइट हो, दूसरे के ऊपर ये डिपेंड नहीं है। जैसे सन खुद का लाइट है, स्टार खुद का लाइट है, बल्ब खुद अपने अंदर से लाइट इमिट करता है ना, ट्यूब लाइट खुद अपने अंदर से लाइट इमिट करता है, कैंडल खुद मतलब कि खुद से ही लाइट अपने अंदर से ये इमिट करता है। यानी कि बेसिकली नॉर्मली बोला जा सकता है कि जिसके पास खुद का लाइट हो वो हमारा लुमिनस ऑब्जेक्ट हुआ, और जिसके पास खुद का लाइट नहीं हो वो नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट हुआ, है ना। ये ऐसे दिखाई नहीं देंगे, ये होगा क्या कि कोई लुमिनस ऑब्जेक्ट है अगल बगल, उसी के लाइट को ये रिफ्लेक्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे हमारा लुमिनस ऑब्जेक्ट है सन, अब सन के लाइट को ये जो पौधा है ये क्या करेगा, ऐसे लिया और ऐसे रिफ्लेक्ट कर दिया, तो हम बोलेंगे हाँ भाई इस केस में ये जो हमारा पौधा है, ये हमारा जो प्लांट है ना, वो नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है, ठीक है, क्योंकि इसके पास खुद का लाइट नहीं है, ये दूसरे के लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, जिसके कारण हम लोग देख पा रहे हैं। ठीक उसी तरह से यहाँ पे आप इस सोफे को देख सकते हो, है ना। सोफा क्या कर रहा है, ये नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है, इसके पास खुद का लाइट नहीं है, तो दिखाई कैसे पड़ रहा है, आंखों को पता कैसे चल रहा है कि यहाँ पे एक सोफा है, क्योंकि यहाँ पे एक हमारा लुमिनस ऑब्जेक्ट हो गया ट्यूब लाइट। अब इसी के लाइट को ये क्या करेगा, रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो ये हुआ हमारा यहाँ पे सोफा एक नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। तो ठीक उसी तरह से आप अपने रूम में देख सकते हो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, है ना। आपके रूम में नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट बहुत अच्छे खासे हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे टेबल है ना, चेयर हो गया, बुक्स हो गए, कॉपी हो गए, पेन हो गया, ये सब क्या हुआ, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स हो गए। तो ये तो हुआ बेसिकली लाइट, कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एक तरह का ये एनर्जी है जिसके सहारे हम लोग देख लेते हैं। लेकिन इसके नेचर को भी हमें समझना पड़ेगा कि लाइट है तो इसका नेचर क्या है, इसकी प्रकृति क्या है, किस तरह से ये प्रोपगेट करता है, काम करता है। तो इसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन तो हमें नहीं करना, लेकिन एक बेसिक लेवल की जानकारी हमें होनी जरूरी है, क्योंकि हम लोग अभी 10th क्लास में हैं, तो एक बेसिक लेवल की ना जानकारी जरूरी है, ठीक है। हाँ, इसके बारे में फर्दर डिस्कशन हम एक अलग से वीडियो ही बनाएंगे, इसके हिस्ट्री के बारे में, लाइट के हिस्ट्री के बारे में, जिसका टाइटल हम रखेंगे नेचर ऑफ लाइट या फिर स्टोरी ऑफ लाइट। तो उसमें आप फर्दर डिस्कशन कर लोगे, या फिर जब हम लोग 11th-12th का लेक्चर जब हम लेंगे तो उस समय भी आप देख सकते हो, लेकिन फिलहाल अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। तो नेचर ऑफ लाइट, तो लाइट के भाई मेरे होते हैं दो नेचर। पहला है हमारा वेव थ्योरी ऑफ लाइट, है ना। ये बेसिकली दिया गया था, हाइजन नाम के एक साइंटिस्ट थे, तो वही हाइजन साहब दिए थे वेव थ्योरी ऑफ लाइट, बाद में थॉमस यंग साहब इसी को आगे बढ़ाए थे। तो इसमें क्या बोला गया है कि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट क्या है, एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो किसी भी मटेरियल मीडियम का इसके लिए रिक्वायरमेंट नहीं होता प्रोपगेशन के लिए, यानी ये वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकता है। अब आप बोलो कि वेट ये क्या हो रहा है, तो आप याद करो 9th क्लास में साउंड चैप्टर आप पढ़े थे, 9th क्लास में साउंड चैप्टर, उसमें क्या पढ़े थे कि साउंड क्या है, मैकेनिकल वेव है, ठीक है ना। साउंड क्या है, हमारा एक मैकेनिकल वेव है, और साउंड चूँकि मैकेनिकल वेव था इसलिए उसे एक जगह से दूसरे जगह प्रोपगेट करने के लिए हमें कुछ न कुछ मटेरियल मीडियम चाहिए था, चाहे इन दोनों के बीच में सॉलिड रहे, लिक्विड रहे या फिर गैस रहे, ठीक है। अगर इन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं रहा, डेट मीन्स अगर इन दोनों के बीच में रहा वैक्यूम,
तो वैक्यूम के केस में यानी कि अगर इसके बीच में कुछ भी नहीं है तो उस केस में ये प्रोपगेट नहीं करेगा, यहाँ से यहाँ तक साउंड का प्रोपगेशन नहीं होगा, यहाँ से यहाँ तक साउंड ट्रेवल नहीं कर पाएगा क्योंकि बीच में कोई मटेरियल मीडियम नहीं है। लेकिन लाइट के केस में ऐसा नहीं है। लाइट के केस में यहाँ पे अगर बाय द वे इन केस अगर आप टॉर्च जलाते हो, है ना, तो उस केस में ऐसा नहीं है कि बीच में अगर एयर नहीं है तो यहाँ तक लाइट नहीं पहुँचेगा, है ना, लाइट यहाँ तक पहुँचेगा। इसका एक बेसिक सा एग्जाम्पल आप देख सकते हो। सपोज ये हमारा हुआ अर्थ, है ना, और यहाँ हुआ हमारा कहीं पे सन। अब अर्थ है तो इसका बहुत ही कम ही दूरी तक यहाँ तक सपोज दैट एटमॉस्फेयर है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई भी कुछ भी नहीं है, वैक्यूम है बिल्कुल भी, है ना। तो बिल्कुल वैक्यूम है तो भी यहाँ से यहाँ तक लाइट ट्रेवल कर जा रहा है पृथ्वी तक, आखिर हमारी लाइट नहीं रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकता है। तो जाहिर सी बात है मटेरियल मीडियम मैकेनिकल वेव तो वैक्यूम में ट्रेवल कर नहीं सकता है ना, कभी भी नहीं कर सकता है। इसलिए ये हमारा लाइट मैकेनिकल वेव नहीं है, ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में एक नेचर क्या होता है कि ये वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकता है बहुत ही आराम से। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्यों कहलाता है, इसके पीछे रीज़न ये है, आप बेसिक लेवल में इस तरह से आप जान सकते हो, क्योंकि जब लाइट प्रोपेगेट करता है ना, वेव के फॉर्म में, है ना, इस तरह से वेव के फॉर्म में रहता है, तो इस केस में क्या होता है कि इसके पास इलेक्ट्रिकल फील्ड तो होते ही हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड तो होते ही होते हैं, साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी होते हैं, दोनों के दोनों फील्ड होते हैं, है ना, एक दूसरे के ऊपर ये परपेंडिकुलर होंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे सपोज दैट ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो साथ ही साथ हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड भी रहेगा। क्या रहेगा हमारा, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड भी रहेगा, ठीक है ना। इस तरह से अगर सपोज दैट ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो ये जो नीचे वाला पार्ट है ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड, इसलिए इसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा थ्योरी है पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट। ये तो बहुत पहले दिया गया था, ठीक है, लेकिन ये लाइमलाइट में तब आया जब इसे दिया गया आइजैक न्यूटन साहब के द्वारा। अब उन्होंने क्या बोला था, पार्टिकल थ्योरी, हालांकि पहले ये पार्टिकल थ्योरी ही बोला गया था, बाद में वेव थ्योरी बोला गया था, वेव थ्योरी बाद में सामने आया था। तो पार्टिकल थ्योरी में क्या बोला है कि लाइट इज कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल विच ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, है ना, एट वेरी हाई स्पीड। लाइट क्या होता है, तो इन्होंने क्या बोला कि लाइट का जो मतलब लाइट क्या होता है, तो बेसिकली ये बहुत सारा पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है ना, बहुत ही स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, ठीक है ना, जो कि ट्रेवल करते हैं स्ट्रेट लाइन में। कहाँ पे ट्रेवल करते हैं, ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं, ठीक है। तो यही बेसिकली हो गया पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट। और ये भी बोला गया कि इसका जो स्पीड होता है वो बहुत हाई होता है, अप्रॉक्स में इसका वैल्यू है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, एग्जैक्ट वैल्यू करीब 2.99 है ना, 7 यहाँ पे 79 होता है यहाँ पे, है ना, × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब बात यह है कि ये दोनों थ्योरी है, तो लेकिन अब वेव थ्योरी क्या बोल रहा है कि भाई लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, यानी वेव के फॉर्म में है ना। पार्टिकल थ्योरी क्या है कि भाई ये पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है जो कि स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, ठीक है। और इस पार्टिकल को बोला जाता है कॉर्पस्कुलर, है ना, क्या बोला जाता है इस पार्टिकल को, कॉर्पस्कुलर, यानी कि कॉर्पस्कुलर हुआ, अब ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा। लेकिन दोनों बातें तो सच हो नहीं सकती है, या तो ये वेव के फॉर्म में रहेगा या तो ये पार्टिकल के फॉर्म में रहेगा, दोनों के दोनों तो सच हो नहीं सकती है। तो हुआ क्या कि इन दोनों थ्योरी को बाद में जाकर कंबाइन किया गया, क्योंकि लाइट के पास दोनों नेचर थी, है ना। कुछ मामलों में देखा जाए तो लाइट पार्टिकल के जैसा काम करता था, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, कास्टिंग ऑफ शैडो। अगर इन सब की अगर बाय द वे बात करें, इन सबों पे अगर हम गौर करें तो लगता है कि नहीं भाई लाइट हमारा एक पार्टिकल है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप बहुत ही बेसिक लेवल का एग्जाम्पल देख सकते हो, जैसे ये हुआ हमारा ज़मीन, है ना, ये हमारा सपोज एक सरफेस है, तो सरफेस पे क्या हो रहा है, सपोज एक बॉल हम लिए और बॉल को यहाँ से ऐसे कर थ्रो किए, तो होता क्या कि ये रिफ्लेक्ट कर गया, है ना, इस तरह से रिफ्लेक्ट कर गया। लाइट के केस में भी होता है कि सपोज ये हमारा मिरर है और यहाँ से हम टॉर्च जलाए तो लाइट इस केस में भी क्या होता है, रिफ्लेक्ट कर जाता है। तो ये हुआ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, कास्टिंग ऑफ शैडो, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जैसे पार्टिकल का जो भी नेचर होता है, जो भी थ्योरी होती है, वो भी यहाँ पे भी एप्लीकेबल होता है लाइट के साथ भी। तो हम बोल सकते हैं बहुत ईजी वे में हम देख सकते हैं कि पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट हमारे एवरीडे लाइफ से कनेक्टेड है। हाँ, वेव थ्योरी एवरीडे लाइफ से बहुत ही कम कनेक्टेड होता है ना, क्योंकि इसका एग्जांपल भी अगर आप देखोगे डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो, है ना, ये हमारा पोलराइजेशन ऑफ लाइट है, ये अनपोलराइज लाइट है जिसके पास है इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी। आप देखो एक दूसरे के ऊपर ये परपेंडिकुलर है।
लेकिन जब ये फिल्टर के थ्रू पास होता है, पोलराइजर फिल्टर होता है एक तरह का, तो पास होता है, तो यहाँ पे देखो एक तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, और ये हो जाएगा पोलराइज्ड लाइट। तो बेसिकली इन सब चीज़ों से या फिर ये डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से, यहाँ पे सपोज दैट यहाँ पे हमारा एक लाइट सोर्स है ना, और बहुत ही यहाँ पे पिन होल है, बहुत ही छोटा होल है, उसके बाद 2 होल पाया जाता है। फिर हम स्क्रीन पे देखेंगे तो बहुत ही इस तरह का कुछ पैटर्न मिलेगा। इस पैटर्न पे हम क्या देखेंगे, तो कभी ब्राइट पैटर्न मिलेगा, कभी डार्क मिलेगा, कभी ब्राइट पैटर्न मिलेगा, कभी डार्क मिलेगा, तो डार्क ब्राइट करके पैटर्न मिलेगा। तो ये सब बातें हम लोग हायर क्लास में जाकर पढ़ेंगे, तो ये सब बातें हमें समझ में आती नहीं है ना, तो इसलिए वेव थ्योरी ऑफ लाइट को बहुत ही बाद में जाकर एक्सेप्ट किया गया कि नॉर्मल इंसान के द्वारा। बेसिकली अगर आप हमें पता है कि ये दोनों एग्जाम्पल आपको मे भी न समझ में आए तो कोई बात नहीं है, जिस रूम में आप बैठे हुए हो वहाँ पे आप देखोगे जब आपका शैडो बन रहा होगा, है ना, तो बहुत ही धुंधला टाइप का बन रहा होगा। ये भी हमारा एक एग्जाम्पल है किसका, तो वेव थ्योरी ऑफ लाइट का ही एक तरह का एग्जाम्पल है, उसी का हमारा ये आउटकम है कि इस तरह का हमारा ये शैडो बनता है, बहुत ही धुंधला, है ना। अगर सेंटर में आप अपने आप खुद के शैडो को देखो, अगर सेंटर में अगर आप देख रहे होगे तो डार्क है, लेकिन उसके कॉर्नर पे देखो, सॉरी एज पॉइंट पे देखो, किनारे पे देखो तो बहुत ही धुंधलापन आ जाता है। ये भी उसी रीजन से है, ड्यू टू वेव थ्योरी ऑफ लाइट, है ना। ये वेव का ही नतीजा है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि बाद में जाकर इन दोनों को कंबाइन किया गया और कुछ इस तरह से बोला गया, है ना, खास करके अल्बर्ट आइंस्टाइन साहब ने ये बोला था। उन्होंने क्या बोला कि लाइट भाई वेव भी है, पार्टिकल भी है। एक्चुअली में लाइट है तो पार्टिकल नेचर का ही, लेकिन प्रोपोगेट ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ना होकर, है ना, ये कुछ इस तरह से प्रोपोगेट करता है, पार्टिकल के फॉर्म में तो रहता ही है, लेकिन स्ट्रेट लाइन में ना होकर कैसा प्रोपोगेट करता है, वेव के फॉर्म में प्रोपोगेट करता है। तो ये बेसिकली हो गया हमारा क्या, दोनों थ्योरी का ये कॉम्बिनेशन, और इसलिए इस थ्योरी को बोला जाता है क्या भाई, तो इस थ्योरी को बोला गया मॉडर्न थ्योरी ऑफ लाइट या फिर क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। और इस केस में जो पार्टिकल है ना, जो वेव के फॉर्म में है, ये एक्चुअली में होते हैं पैकेट्स ऑफ एनर्जी, और इन पैकेट्स ऑफ एनर्जी को नाम दिया गया था क्वांटा, और लाइट के स्पेसिफिक केस में इसे बोला जाता है क्या, फोटोन, ठीक है ना। इसे क्या बोला जाएगा, फोटोन, यानी कि फोटोन क्या होगा, पैकेट्स ऑफ एनर्जी है ना, जो कि वेव के फॉर्म में प्रोपोगेट करता है। तो यही होता है हमारा मॉडर्न थ्योरी ऑफ लाइट या फिर क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हमारे इस चैप्टर का नाम ही है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि यहाँ से हमारे चैप्टर स्टार्ट हो जाती है। इससे पहले जो भी कुछ था वो लाइट का एक ब्रीफ डिफिनीशन था या फिर इंट्रोडक्शन था। तो अब हम स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, तो बहुत ही सिंपल सी बात है, ये है क्या, तो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग एनी सरफेस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या हुआ, तो सपोज ये हमारा सरफेस है, अब इस सरफेस पे लाइट गया और टकरा कर ऐसे लौट गया, ठीक है ना। तो यही जो गया और टकरा के लौट जाना है, बाउंसिंग बैक जो हुआ, इसी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है ना। तो हर एक ऑब्जेक्ट जो आप अपने पड़ोस में देख रहे हो, अगल बगल देख रहे हो, सारे के सारे लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। कोई ज़्यादा करेगा, कोई कम करेगा, कोई कुछ लाइट को ऑब्जर्व करेगा, बाकी को रिफ्लेक्ट कर देगा। तो इस केस में देखा जाता है कि सिल्वर हमारा बेस्ट रिफ्लेक्टर, इसलिए मिरर में हम लोग सिल्वर का ही यूज़ करते हैं, सिल्वर पेंट का यूज़ करते हैं या सिल्वर के किसी कंपाउंड के पेंट का यूज़ करते हैं, बेसिकली यही बात है। तो अब ध्यान देते हैं हम लोग, चूँकि हमें पढ़ना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो उससे पहले हमें जानना पड़ेगा मिरर के बारे में, ठीक है ना। तो मिरर के बारे में क्या है, तो मिरर जो आप अपने घर में देखते हो, जो आईना है, वही कहलाता है मिरर। और सबसे पहले जो हम लोग देखने वाले हैं मिरर के बारे में, तो वो है हमारा प्लेन मिरर, यानी घर में जो भी हम लोग आईना यूज करते हैं वो होता है प्लेन मिरर। सपोज ये हमारा प्लेन मिरर है, अब इसमें आप अपने चेहरे को देख सकते हो, ठीक है ना। आप अपने चेहरे को इस तरह से देख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन प्लेन मिरर का कभी भी फिगर हम इस तरह से नहीं बना पाएंगे, है ना। कितने जगह किस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे, बहुत ही तामझाम हो जाएगा, है ना। इस तरह से लाइट आया, रिफ्लेक्ट किया, बार बार इस तरह से मिरर बना, है ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं, मिरर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं प्लेन मिरर को रिप्रेजेंट करने के लिए, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, और इसके पीछे इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है ना। अब जहाँ पे ये जो ड्रॉ किया गया, ये इस तरह का फिगर रफ वाला, ये पीछे वाला हिस्सा और आगे वाला हिस्सा ये स्मूथ वाला है ना। यानी कि नॉर्मली तौर पे जो पार्ट रिफ्लेक्ट करेगा वो पार्ट हमारा ये है फ्रंट वाला,
और बैक वाला आप कभी मिरर को तोड़ कर देखोगे, है ना, तोड़कर आई मीन उसके शीशे को निकाल कर देखो तो पीछे पेंटेड पार्ट रहता है। तो ये जो पीछे वाला जो पेंटेड पार्ट है ये हमारा बैक साइड ऑफ द प्लेन मिरर, और ये आगे वाला स्मूथ वाला जो पार्ट है ये हुआ हमारा क्या, फ्रंट साइड। यही एक्चुअली में रिफ्लेक्ट करेगा लाइट को, रिफ्लेक्टर, है ना, इसको एज अ रिफ्लेक्टर के तौर पे हम लोग यूज करते हैं या करेंगे। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे ध्यान देते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्लेन मिरर, है ना। एक प्लेन मिरर के केस में, है ना, एक प्लेन मिरर कैसे लाइट को रिफ्लेक्ट करता है इस बारे में हमें ध्यान देना है। तो ध्यान दीजिएगा, ये हुआ हमारा प्लेन मिरर। अब एक रे आया यहाँ से AO, एक रे है, ये रे जो चूंकि जाकर ये टकरा रहा है तो इसलिए हम इस रे को बोलेंगे इंसिडेंट रे। इस रे को हम क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे बोलेंगे। इंसिडेंट रे कौन सा हुआ, तो जो जाकर, है ना, इंसिडेंट कर रहा है, टकरा रहा है प्लेन मिरर पे, तो इसे हम बोलेंगे इंसिडेंट रे। हमें पता है कि जब ये जाकर टकराएगा तो ये बाउंस बैक करेगा, है ना, बैक करके रिवर्स करके पीछे की ओर भी वापस आएगा। तो ये जो रिफ्लेक्ट कर गया है ना, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये जो रिफ्लेक्ट कर गया है इसे हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। इसे कौन सा रे बोलेंगे हम लोग, रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे। क्लियर है, ध्यान दीजिएगा, जहां पे जिस पॉइंट पे ये इंसिडेंट किया था, ये लाइट जाकर टकराया था, उस पॉइंट को हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे हम लोग, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से ये मिरर से 90 डिग्री एंगल पे एक हम इमेजिनरी लाइन लेंगे, है ना। ध्यान दीजिएगा, ये किसी तरह का सचमुच में रे या लाइन नहीं है, एक्चुअली में ये क्या है हमारा, तो ये हमारा 90 डिग्री पे एक हम इमेजिनरी लाइन लेते हैं, है ना, इमेजिन करते हैं दिमाग में, है ना, किस क्या रहता है ये, तो प्लेन मिरर से 90 डिग्री पे, इसे हम बोलते हैं नॉर्मल, है ना। इसे क्या बोलेंगे हम लोग, नॉर्मल। ये जो इंसिडेंट रे है और नॉर्मल है, इन दोनों के बीच का जो एंगल है इसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिससे हम लोग आई एंगल आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, जिससे हम एंगल आई से डिनोट करते हैं, यानी कि द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, और वो एंगल जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल है इसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि ये फिगर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, तो आगे हमारा क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, रिफ्लेक्शन तो होता ही है लेकिन हर चीज़ का एक नियम और कानून होता है, हर चीज़ का एक लॉ होता है, एक नियम कानून होता है। तो रिफ्लेक्शन के भी दो लॉ है ना, रिफ्लेक्शन के क्या होते हैं, दो लॉ होते हैं। जो फर्स्ट लॉ है वो क्या बोलता है, तो फर्स्ट लॉ हमारा बोलता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी जितना ये एंगल आई होगा उतना ही एंगल आर भी होगा। बहुत ही सिंपल सी बात है कि जितना एंगल आई होगा उतना ही एंगल कितना होगा, आर, यानी कि एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू क्या होगा, एंगल आर। ठीक है, यही हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, यानी कि अगर एंगल आई ये 30 डिग्री पे जाकर टकराया, है ना, तो ये भी रहेगा 30 डिग्री। जाहिर सी बात है, अगर ये मान के चलो कि 60 डिग्री पे टकराता तो ये भी रहता 60 डिग्री, है ना। अगर ये 0 डिग्री पे जाकर टकराता 90 डिग्री पे तो वो भी रहता 90 डिग्री ही, है ना। तो ये क्या हुआ, ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हुआ। बहुत ही बेसिक सी बात है, सिंपल बात है। सेकंड जो हमारा है वो है सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है, तो ये बोलता है कि सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमारा कि यहाँ पे इंसिडेंट रे है ना, ये जो इंसिडेंट रे दिखाई दे रहा है, नॉर्मल दिखाई दे रहा है और रिफ्लेक्टेड रे दिखाई दे रहा है, ये तीनों के तीनों सेम प्लेन में होंगे। तीनों के तीनों क्या रहेंगे, सेम प्लेन रहेंगे, है ना, एक ही प्लेन में तीनों के तीनों रहेंगे। यही हमारा क्या, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, अब ध्यान दीजिएगा कि ये जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है दोनों के दोनों, ये दोनों हर टाइप के सरफेस पे फॉलो करेंगे, है ना। यही नियम ही है, चाहे वो मिरर हो, प्लेन मिरर हो, आगे जाके हम लोग कर्व मिरर या फिर स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ेंगे, या कोई भी ऑब्जेक्ट क्यों ना हो, है ना। सारे केस में अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो ये दोनों फॉलो करेंगे ही करेंगे, यही दोनों कानून के हिसाब से चलना पड़ेगा, इसलिए इन्हें हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री है, अगर ये 45 डिग्री तो एंगल आर भी 45 डिग्री। अगर सपोज डेट ये नॉर्मली गया तो नॉर्मली ही लौटेगा, है ना, यानी 90 डिग्री पे गया तो 90 डिग्री पे रहेगा। दैट मीन्स अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे 0 डिग्री है
तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 डिग्री ही होगा। ठीक है, अब देखते हैं। अब नॉर्मली तौर पे जो हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन की, तो रिफ्लेक्शन होते हैं 2 टाइप। रिफ्लेक्शन कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होता है। पहला टाइप जो रिफ्लेक्शन होता है वो होता है हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है, और जो दूसरा टाइप है हमारा इरेगुलर रिफ्लेक्शन, या फिर इसे हम डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी बोल सकते हैं। अब इन दोनों में अंतर क्या है? तो जब भी रिफ्लेक्शन एक स्मूथ सरफेस से होगा, है ना, एक स्मूथ सरफेस से होगा, जैसे एग्जांपल के तौर पे प्लेन मिरर, तो उस केस में जो भी रिफ्लेक्शन हो गया, यहाँ पे देखिए ये आया, है ना, और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की तरफ से जैसे आया वैसे चल गया, उसी तरह से यहाँ पे आया, इस तरह से एंगल ऑफ यहाँ पे अगर बाई द वे बात करें तो जितना आई होगा उतना ही यार, यहाँ भी एंगल आई और आर इक्वल करते हुए यहाँ सीधे, सपोज ये नॉर्मल है तो आई और आर इक्वल रहेगा, और इसे बहुत ही स्मूथली वे में आकर रिफ्लेक्ट चला गया। देखो दिखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है ना। ठीक उसी तरह से यहाँ पे है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ये क्या हुआ? तो जब हमारा सरफेस इस तरह से स्मूथ नहीं हो, पॉलिश नहीं हो, जब हमारा सरफेस कैसा रहे, रफ रहेगा, अनपॉलिश रहेगा, तो उस केस में जो भी रिफ्लेक्शन होगा वो हमारा कैसा रहेगा? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हो गया, फिर है ना इरेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। तो ऐसा क्यों होता है? तो यहाँ से रे आया, आने के बाद ये चूंकि यहाँ पे देखिए इस तरह का सरफेस है ना, तो इस तरह से टकरा गया, यहाँ पे आया दूसरा रे इधर की ओर भाग गया, ये आया इधर की ओर भाग गया, तो बहुत ही रफ टाइप का हो गया, है ना। ये जो फिगर है काफी रफ टाइप हो गया, इसलिए ये जो रिफ्लेक्शन कहलाता है ये कहलाता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। बात समझ आ रही है? ये कहलाता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। इसके एक बहुत ही बेसिक लेवल का आप एग्जाम्पल देख सकते हो, है ना, लड़कियां लोग जो मेकअप करती है तो होता क्या है कि भले ही बाय द वे कोई भी लड़की रहे, है ना, या लड़का भी को हम देख सकते हैं, तो उनके जो स्किन होते हैं भले ही दिखने में चिकने लगे, लेकिन अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें तो क्या होंगे? वो काफ़ी रफ होते हैं, है ना, इस तरह से रफ होते हैं। ठीक, तो इससे जो भी अगर लाइट यहाँ से जाएगा तो कैसा होगा? रिफ्लेक्शन होगा, इस तरह का डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होगा। हम करते क्या, इस पर जब मेकअप लगाया जाएगा या पाउडर जब लगाया जाएगा तो होगा क्या कि उसके जो पार्टिकल्स तो काफ़ी महीन महीन होते हैं, और वो जो पार्टिकल्स हैं इन ये जो जितने जो गड्ढे वड्ढे हैं ना, इन्हें क्या करेंगे? वो लोग भर देंगे। ये पार्टिकल्स जो भी रहेंगे, ये जो बीच के जो गैप्स हैं, जो गड्ढे हैं, इन्हें क्या करेंगे? वो भर देंगे। भरने के बाद क्या होगा कि अब इसके बाद जो भी रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है ना, सॉरी, जो भी यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा, ये रिफ्लेक्शन होगा रेगुलर रिफ्लेक्शन, है ना। बहुत ही आराम से रे आएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, फिर दूसरा रे आया, रिफ्लेक्ट हो गया, फिर तीसरा रे आया, रिफ्लेक्ट हो गया। तो बेसिकली यही होता है। ये हमारा जो पहले डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हो रहा था, अब यहाँ पे हमारा होगा रेगुलर रिफ्लेक्शन, है ना, यानी कि रेगुलर से रेगुलर रिफ्लेक्शन में तब्दील हो गया, और इसलिए जो लड़कियां हैं वो आफ्टर मेकअप या फिर पाउडर वगैरह लगाने के बाद अच्छी खासी दिखने लगती है। ठीक है, अब इस चैप्टर को हम लोग आगे बढ़ाएं उससे पहले कुछ और भी बेसिक टर्म्स हैं जिन्हें जानना जरूरी है, ठीक है ना। अगर उन्हें हम नहीं जानेंगे तो हमें ये चैप्टर जो है उतने अच्छे से समझ में नहीं आ पाएगा। तो उन्हीं टर्म में से सबसे जो इम्पोर्टेंट एक टर्म है वो हमारा है इमेज। भाई इमेज क्या होता है? तो ध्यान दीजिएगा, इमेज क्या होगा? तो इसका बहुत ही बेसिक बात ये होती है कि जब भी कोई दो रिफ्लेक्टेड रे, है ना, जब भी कोई दो रिफ्लेक्टेड रे यानी रिफ्लेक्शन से आने के बाद जो रे आपस में एक दूसरे को कट करे, है ना, या फिर कट करता हुआ प्रतीत हो, है ना, दोनों में से कुछ हो सकता है। या तो सचमुच में कट करे, या ऐसा अपीयर टू टच, है ना, या तो इंटरसेक्ट कर रहा है एक दूसरे को, या फिर अपीयर्स टू इंटरसेक्ट हो रहा है, तो उस केस में इमेज का फॉर्मेशन होता है। ठीक है ना, उस केस में क्या होगा? इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे चूंकि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कर रहे हैं इसीलिए हम रिफ्लेक्टेड रे बोल रहे हैं। आगे जाकर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे तो उसके साथ और में रिफ्रैक्टेड रे भी हम बोलेंगे। यानी कि व्हेन टू रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे इंटरसेक्ट और अपीयर्स टू इंटरसेक्ट ईच अदर, है ना, देन फॉर्मेशन ऑफ इमेज टेक्स प्लेस, तब जाकर इमेज का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब आप बोले कि यार समझ में नहीं आ रहा है, तो इमेज यार जो मोबाइल में आप फोटो वगैरह देखते हो ना, क्लिक करते हो, वो सारे के सारे इमेज ही हैं। या फिर आईना में जो अपना चेहरा देखते हो वो भी हमारा क्या है? इमेज ही है। तो इमेज होते हैं बेसिकली दो टाइप। इमेज दो टाइप होते हैं। पहला हमारा होता है रियल इमेज और दूसरा होता है वर्चुअल इमेज। तो रियल इमेज, अब इन दोनों में अंतर क्या होता है? तो रियल इमेज सचमुच के इंटरसेक्शन पे काम करेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि जब दो रिफ्लेक्टेड रे आपस में सच में कट करेंगे तब जाकर रियल इमेज बनेगा। वर्चुअल इमेज कब बनेगा? जब वे सच में कट नहीं करेंगे
कट करता हुआ प्रतीत होगा तो उस केस में जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो इमेज होगा वर्चुअल इमेज। ठीक है, रियल इमेज हमेशा उल्टा होता है ना, इसका जो इमेज बनेगा वो हमेशा उल्टा बनेगा। वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होता है, जब भी बनेगा ये सीधा बनेगा। ठीक है, रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, आप रियल इमेज को स्क्रीन पे ला सकते हो, उसे आप टच कर सकते हो ना, स्क्रीन पे ला सकते हो, किसी पर्दे पे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, वर्चुअल इमेज को आप स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते, उसे आप टच नहीं कर पाओगे। ठीक है, रियल इमेज जब भी बनेगा तो मिरर के बाहर बनेगा, मिरर के अंदर नहीं बनेगा, मिरर के बाहर बनेगा, डेट मीन्स मिरर के सामने बनेगा। लेकिन जब वर्चुअल इमेज बनेगा तो ये हमारा बनता है मिरर के जस्ट पीछे बनता है। ठीक है, आई थिंक कुछ लोगों को अभी तक ये बातें उतनी अच्छे से क्लियर हुई नहीं है। तो जैसे हम लोग आगे जाकर इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे, है ना, इसके नेक्स्ट लेक्चर में या फिर इसी लेक्चर के कुछ पार्ट में, तो हम और भी बहुत ही अच्छे तरीके से ये टाइप्स ऑफ इमेज में जो रियल और वर्चुअल इमेज में जो अंतर है इसे हम बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। तो अगर अब तक आपको इन दोनों के बीच में अंतर उतने अच्छे से समझ में नहीं आया है तो कोई बात नहीं है, आगे डेमोलाइज होने की जरूरत नहीं है, आगे जाकर हम लोग और भी बेहतर तरीके से इस बात को समझेंगे। तो जाहिर सी बात है, एक छोटा सा एग्जाम्पल हम देखते हैं। जैसे ये महिला इस मिरर में अपने चेहरे को देख रही है, तो देखिएगा ये जो इमेज है ये स्क्रीन पे नहीं है ना, मिरर के पीछे बना है। ठीक है, तो चूंकि ये मिरर के पीछे बना है, सीधा है, तो ये हमारा वर्चुअल इमेज है ना, यानी कि जो हम आईने में अपना फेस देखते हैं ये हमारा है वर्चुअल इमेज। लेकिन यही हम मूवी थिएटर में जाकर, सिनेमा हॉल में जाते हैं और इस स्क्रीन पे जो हम मूवी देखते हैं, ये जो हमारा इमेज बनता है यहाँ पे वो रहता है रियल इमेज, क्योंकि ये इट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, इस स्क्रीन पे है। अब आप बोलेगे वेट यार ये क्या होता है, आप तो बोले थे कि वर्चुअल इमेज सीधा होता है लेकिन रियल इमेज तो उल्टा होता है, ये तो सीधा है। तो एक्चुअली में ये उल्टा ही रहता है लेकिन सीधा करके दिखाया जाता है। खैर ये सब बातें हमें बाद में भी आएंगी, तो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत हमें फिलहाल के लिए नहीं है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से आता है फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन अ प्लेन मिरर, है ना। एक प्लेन मिरर में कैसे इमेज फॉर्मेशन बनता है, यानी कि सपोज यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है ओ, अब इसका इमेज बनेगा, यानी इसका पिक एक बन जाएगा मिरर में, है ना, यहाँ पे बन जाएगा इमेज आई। अब ये कैसे बना, इस बात पे गौर करते हैं। तो सबसे पहला बात हम देखेंगे कि चूंकि ये ऑब्जेक्ट है तो इससे बहुत सारा रे इमिट हो रहा होगा। हाँ, अगर लुमिनस ऑब्जेक्ट है तो खुद का रे इमिट होगा, और लुमिनस ऑब्जेक्ट नहीं है, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है तो दूसरे का लाइट को ये रिफ्लेक्ट करेगा, यानी कि ओवरऑल हम मानकर चलते हैं कि इससे लाइट रे इमिट हो रहा है। चूंकि कहीं भी इंटरसेक्शन को दिखाने के लिए कम से कम 2 रे की जरूरत पड़ेगी, है ना। अगर इंटरसेक्शन दिखाना तो 2 लाइन चाहिए कम से कम, हाँ 3 4 5 जितना मन उतना रे हम ले सकते हैं। लेकिन यहाँ से भी बहुत सारे रे निकल रहे होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रे यहाँ से आ रहे होंगे, लेकिन चूंकि हमें इंटरसेक्शन दिखाना तो 2 रे काफ़ी है, तो यहाँ से 2 रे लिए, ये आया और यहाँ पे आकर टकराया इस पॉइंट ए पे। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जितना यहाँ पे एंगल आई है उतना ही एंगल आर होगा, है ना, और यहाँ पे ये चला गया। यहाँ से सेकेंड रे आएगी एक और ये पॉइंट बी पे टकराई, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जितना आई है उतना ही आर हुआ और ये टकरा कर चली गई। अब ध्यान दीजिएगा कि एक रे जा रही है इधर और एक रे जा रही है इधर, डेट मीन्स ये थोड़ा सा डाइवर्जिंग वाला केस है। कैसा हो रहा है, डाइवर्ज कर रहा है एक दूसरे से। जैसे एकदम बिल्कुल बेसिक सी बात है कि सपोज यहाँ पे हम खड़े हैं, यहाँ पे हम क्या हैं, खड़े हैं। अब एक लड़का क्या हुआ कि हम देख रहे हैं कि ये ऐसे आया, है ना, और एक लड़का आया कुछ हद तक ऐसे, है, ठीक है। अब हमें तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि भाई ये लड़का इधर जा रहा है और ये लड़का इधर जा रहा है, डाइवर्जिंग केस में ये इधर जा रहा है किधर जा रहा है। तो मेरे दिमाग में ऐसा इमेज बनेगा ही बनेगा बिल्कुल कि हो ना हो ये पीछे जरूर एक साथ रहे होंगे, है ना। ये पीछे क्या रहे होंगे तो जरूर यहाँ पे कहीं ना कहीं एक साथ रहे होंगे और तब जाकर यहाँ से आया। तो ये जो हमारे दिमाग में इमेज बना कि अच्छा ये जरूर ये एक साथ आए होंगे, एक साथ रहे होंगे, तभी तो एक इधर जा रहा है, किधर जा रहा है, भले ये साथ रहे ना रहे, लेकिन हमारे दिमाग में इमेज बन गया वैसा, है ना, हम ऐसे ख्याल एक बना लिए। तो यहाँ पे जो इमेज बना क्या हुआ, एक वर्चुअल केस है ना। तो उसी तरह से यहाँ पे जो है ये आँख है, यहाँ पे क्या हमारा ये जो आँख है, अब इस आँख को क्या लगेगा कि अच्छा एक इधर भाग रहा है, किधर भाग, डेट मीन्स जरूर पीछे एक जगह रहा होगा,
जरूर पीछे क्या रहा होगा, एक जगह पे रहा होगा, तभी एक इधर भाग रहा है, एक इधर भाग रहा है। अब इस आंख को क्या पता कि ये रे एक्चुअली में आया है, रिफ्लेक्ट होकर आया, ये रे रिफ्लेक्ट हो, इतना तो इसे पता चलेगा नहीं। इसे क्या पता चलेगा कि जरूर ये रे पीछे एक जगह से ही आ रहा होगा। और चूंकि आंख को लगा कि ये रे एक्चुअली में यहाँ से नहीं, यहाँ से आ रहा है ना, तो उसे ये मतलब कि ये ऑब्जेक्ट तो नहीं दिखाई देगा, लेकिन इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ पे जरूर दिखाई देगा, है ना। दैट मीन्स हूबहू ये जो ओ है, इसका हूबहू यहाँ पे इमेज बनेगा, है ना, दिखने में बिल्कुल ओ के जैसा ही रहेगा, और यहाँ पे एक इमेज बनेगा, है ना। क्यों बना, क्योंकि अगर इस आँख सपोजेट ये आँख यहाँ पे रहता, है ना, तो इस ऑब्जेक्ट से यहाँ पे ये दोनों रे आती और इस आँख को दिखाई दे देता, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट से ना आके इमेज से रे आ रही है, इसलिए यहाँ पे इमेज दिखाई देगा। ये जो इमेज हमारा बना, ये कैसा इमेज बना, तो ध्यान रखिए, ये हमारा इमेज हमारा वर्चुअल इमेज बना। रीजन, तो रीजन यही है, तो हम बताए थे कि रियल इमेज रियल इंटरसेक्शन पे बनता है, लेकिन वर्चुअल इमेज वर्चुअल इंटरसेक्शन पे बनता है। यहाँ पे रे सचमुच कट नहीं कर रही है, ये आँख का ऐसा आभास हो रहा है जिसके रीजन से हम अनुमान लगा रहे हैं, है ना, इसका अनुमान लगा रहा है कि यहाँ पे जरूर इमेज रहा होगा, है ना, यहीं से लाइट इमिट हो रही है। तो ये हुआ हमारा क्या, इमेज फॉर्मेशन। ये जो इमेज फॉर्मेशन हुआ, ये एक पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट का हम लोग लिए हैं। ये चूंकि वर्चुअल इमेज है, क्योंकि मिरर के पीछे बन रहा है, आप देख सकते हो मिरर के पीछे बन रहा है, तब भी वर्चुअल है ना। दूसरे सेंस में हम ये भी देख सकते हैं कि चूंकि सचमुच में इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, वर्चुअली हो रहा है ना, हम लोग इमेजिन कर रहे हैं, इसलिए हम इसे वर्चुअल इमेज बोलेंगे, या फिर इमेजिनरी इमेज भी हम लोग बोल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। तो ये जो हम इमेज फॉर्मेशन देखें, ये हमारे पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट का था। नेक्स्ट हम देखेंगे एक फाइनाइट ऑब्जेक्ट के बारे में, है ना, एक बड़े से ऑब्जेक्ट के बारे में देखेंगे। तो बड़ा सा ऑब्जेक्ट हम मान के चलते हैं कि यहाँ पे हमारा एक ऑब्जेक्ट है, ये हमारा क्या हुआ, हमारा एक ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे कलर चेंज कर रहे हैं ताकि आपको और अच्छे से दिखाई दे। तो ये जो ऑब्जेक्ट है, भले ही ये बड़ा ऑब्जेक्ट है, लेकिन हम ऐसा मान सकते हैं कि ये भी ऑब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल पॉइंट्स, बहुत सारे पॉइंट्स का यहाँ पे कॉम्बिनेशन है। जैसे एक पॉइंट यहाँ पे ए रहा होगा, दूसरा पॉइंट यहाँ पे बी रहा होगा, उसी तरह से ये पॉइंट रहा होगा, ये पॉइंट रहा होगा, ये पॉइंट रहा होगा, यानी बहुत सारे कॉम्बिनेशन ऑफ ये पॉइंट है। ठीक है, तो सारे पॉइंट्स को तो हमें लेना नहीं है ना, तो हम दो पॉइंट को लेते हैं। सपोज यहाँ पे एक हुआ हमारा पॉइंट ए, और इस पॉइंट से दो रे निकल रही, हालांकि इससे तो बहुत सारी रे निकल रही होगी, लेकिन इंटरसेक्शन को दिखाने के लिए दो रे काफी है। तो एक रे आया, ए से निकला और सी पे जाकर टकराया। चूंकि नॉर्मली टकराया यानी कि 0 डिग्री पे टकराया, तो उसी पाथ पे ये लौट जाएगा। ठीक है, सेकेंड वाला रे हम जो देख रहे हैं कि ये ए से निकला, इमिट हुआ और डी पे जाकर टकराया, तो होगा क्या कि अकॉर्डिंग टू से फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जितना आई है उतना ही एंगल आर बनाते हुए सीधे की ओर निकल जाएगा। अब इन दोनों को यहाँ पे सपोज यहाँ पे कोई आंख रहता है ना, तो उसे क्या पता कि ये रे उस रे को क्या लगेगा, उस आंख को क्या लगेगा कि एक रे इधर भाग रही है, एक रे इधर भाग रही है, डेट मीन्स जरूर दोनों के दोनों पीछे कहीं मिले होंगे। तो यहाँ पे ये क्या होगा, यहाँ पे इसे हम पीछे की ओर करेंगे, और यहाँ पे देखें कि इमेजिनरी तौर पे, वर्चुअली तौर पे यहाँ पे इमेज बन गया हमारा, है ना, ए का इमेज बन गया ए डैश। ठीक उसी तरह से बी का इमेज बन जाएगा बी डैश, यहाँ पे रे आया वैसे ही लौट जाएगा क्योंकि 0 डिग्री पे है, यहाँ पे आया जितना आया उतना ही एंगल आर होते हुए निकल जाएगा, पीछे कर किए यहाँ पे वर्चुअल इमेज बन जाएगा बी का बी डैश, है ना, इस पॉइंट बी का बी डैश। उसी तरह सारे पॉइंट्स का इमेज बनेगा और सारे पॉइंट को हम कंबाइन करेंगे, तो इस तरह से हमें इमेज मिल जाएगा, ए बी का इमेज मिल जाएगा ए डैश बी डैश। यही हो गया हमारा फॉर्मेशन ऑफ इमेज, है ना। कुछ इसी तरह से यहाँ पे देखिए ये कैंडल है, कैंडल का यहाँ पे इमेज बन रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसका नेचर देखते हैं। तो नंबर 1 बताइए, रियल है या वर्चुअल है, तो जाहिर सी बात है ये वर्चुअल इमेज है ना। क्यों, क्योंकि रियल इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है, ये वर्चुअली इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसलिए वर्चुअल इमेज है। और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट ही होता है ना। वर्चुअल इमेज कैसा रहेगा, इरेक्ट रहेगा, सीधा रहेगा। तो देखिए सीधा ही है। वर्चुअल इमेज हमेशा मिरर के पीछे बनता है, तो ध्यान से बात है, जाहिर सी बात है, ये मिरर है, मिरर के जस्ट पीछे बना है। इसके अलावा इस प्लेन मिरर में और क्या प्रॉपर्टी हुआ इसके इमेज में, तो सेम डिस्टेंस पे बना है ना। जितना डिस्टेंस हमारा मिरर से इस ऑब्जेक्ट का है, उतना ही डिस्टेंस हमारा इस मिरर से इमेज का है ना, यानी कि सेम डिस्टेंस है। जितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस उतना ही इमेज डिस्टेंस है। और साइज क्या हुआ, तो साइज भी सेम है, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा हमारा इमेज है। तो ये हुआ हमारा क्या, प्लेन मिरर में इमेज का फॉर्मेशन, यानी कि इमेज फॉर्म ऑफ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, है ना। यहाँ पे प्लेन मिरर में हम लोग देख लिए। और सबसे बड़ी बात, प्लेन मिरर में जब भी इमेज बनता है
तो वो लेटरली इन्वर्स्ड होता है। लेटरली इन्वर्स्ड यानी कि लेफ्ट वाला राइट में जाएगा और राइट में शिफ्ट हो जाएगा और राइट वाला लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। जैसे अब अपने प्लेन मिरर के सामने जाओ और अपने बायां हाथ उठाओ तो लगेगा कि यार ये दायां हाथ उठा रहा है इमेज, और दायां हाथ उठाओगे तो बायां हाथ में उठाएगा, ठीक है ना। जैसे अगर कि कागज पे आप लिखोगे रेड, RED रेड, तो अगर उसे मिरर में ले जाके देखोगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा। यही रीजन है कि एम्बुलेंस पे जो एम्बुलेंस लिखा हो रहता है ये उल्टा है, यानी कि लेटरली इन्वर्स्ड करके लिखा हो रहता है, ताकि जब गाड़ी वाले को साइड मांगना रहे, इसे गाड़ी किसी आगे वाले गाड़ी से अगर साइड मांगना रहे तो उसे ना लेटरली इन्वर्स्ड होके सीधा साधा एम्बुलेंस पढ़ने में आ जाएगा, है ना। इसे आप ये जो लिखा हुआ है ना, इसे आप प्लेन मिरर में जाकर देखो तो उस केस में आप देखोगे क्या कि आपको ये तो अभी पता नहीं चल पा रहा होगा कि ये लिखा हुआ क्या है, लेकिन प्लेन मिरर में जैसे ही इसे दिखाओगे तो ये साफ साफ दिखना, मतलब कि ये आपको दिखाई देने लगेगा कि भाई ये एक्चुअली में क्या लिखा हुआ है। ये हुआ कैरेक्टरिस्टिक्स जो प्लेन मिरर में जो हम लोग इमेज बनाए वो रहा, ठीक है ना। उसका यहाँ पे वर्चुअल है, इरेक्ट है, सेम साइज है, लेटरली इन्वर्स्ड है और सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर है। ये बातें हो गई। उसके बाद क्या है, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है यूज ऑफ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर का यूज क्या होता है। तो सबसे पहला ड्रेसिंग रूम, है ना। ड्रेसिंग रूम में, बाथरूम में हम लोग अपने चेहरे को देखने के लिए यूज करते हैं, चाहे लड़कियां मेकअप करने के लिए यूज करें या हम लोग बस ऐसे ही बाल झाड़ने के लिए यूज करें, है ना। ये सारी बातें हो गई। दूसरा, इनसाइड वॉल ऑफ शॉप और लुक बिगर, है ना। बहुत सारे दुकान में आप देखते होंगे कि शॉप को, दुकान को बहुत बड़ा दिखाने के लिए इसका यूज होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप सैलून में जाओगे तो आप देखोगे कि एक मिरर यहाँ पे लगा हुआ है, दूसरा मिरर यहाँ पे लगा हुआ है इस दीवार पे, और बीच में आप रहोगे तो ये बहुत बड़ा लगेगा, है ना। जूते वगैरह के शोरूम में भी इस तरह का यूज होता है। एट शार्प टर्निंग, तो ध्यान दीजिएगा ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। शार्प टर्निंग पे नॉर्मली तौर पर हम लोग कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं, खैर बात की बात है। पेरिस्कोप में हम लोग यूज करते हैं, कैलिडोस्कोप में यूज करते हैं। पेरिस्कोप तो क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा कुछ इस तरह का इसका हिसाब किताब होता है पेरिस्कोप का, कि यहाँ पे सपोज मान के चलो कि पानी है, ठीक है ना। पानी या नहीं, मान के चलो कि यहाँ पे कुछ युद्ध हो रहा है ना, लड़ाई हो रही है। तो लड़ाई हो रही है तो यहाँ पे जमीन पे अगर सैनिक रहेगा, ये सैनिक जो रहेगा ये अगर जमीन पे रहेगा तो अदर वाला सैनिक क्या करेगा, ऑपोजिट साइड वाला सैनिक इसे मार गिराएगा। तो इससे बचने के लिए क्या करेगा कि यहाँ पे लगाएगा, यहाँ पे गड्ढा करेगा, है ना। यहाँ पे एक गड्ढा करेगा, इस तरह से सुरंग टाइप बना लेगा खुद के सेफ्टी के लिए, और यहाँ पे एक मिरर रखेगा, है ना, जो कि लगभग 45 डिग्री पे रहेगा, प्लेन मिरर। और यहाँ पे भी एक प्लेन मिरर रखेगा, ये भी 45 डिग्री पे रहेगा। अब हुआ क्या कि सामने अगर कोई दुश्मन रहेगा तो क्या करेगा, इसका रे ऐसे आया, टकराया, फिर यहाँ पे टकराया, फिर यहाँ पे टकराया। सपोज यहाँ पे ये जो सैनिक है ये देख लेगा और फिर यहाँ पे जाकर फायर करेगा, है ना। यानी कि डायरेक्ट वे में झगड़ा नहीं हुआ, यानी कि यहाँ की चीज़ों को बाहर के सरफेस को देखने के लिए ये नीचे है लेकिन फिर भी बाहर के सरफेस को देख रहा है। तो ये जो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बना इसे हम बोलते हैं पेरिस्कोप। चलिए इसे फिगर के माध्यम से हम लोग अच्छे से देखते हैं। ये हुआ हमारा कैलेडोस्कोप, ये मल्टीपल इमेज करके दिखाता है। ये तो खिलौना है कैलेडोस्कोप, आप एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं। आप मूवी देखे होंगे फिर हेरा फेरी, तो उसमें एक सीन है, अक्षय कुमार एक कैलेडोस्कोप में चला जाता है जिसका उसका बहुत सारा इमेज दिखने लगता है, वो कंफ्यूज रहता है कि अब कहाँ जाए, है ना। वो ठीक उसी तरह से ये हुआ हमारा पेरिस्कोप, है ना। कुछ इस तरह से पानी के बाहर देखना है तो यहाँ पे एक मिरर रहेगा जो 45 डिग्री पे रहेगा, फिर इसके नीचे जो भी रहे वहाँ पे भी मिरर रहेगा 45 डिग्री पे, और पानी के ऊपर की चीज़ों को भी देखा जा सकता है। ये बाथरूम एंड ड्रेसिंग रूम में इस तरह से यूज हो सकता है ना। ये सोप को बड़ा करने के लिए यहाँ पे दिखा जा सकता है। सोप तो बहुत छोटा रहेगा लेकिन इस तरह से बड़ा दिखाई देने लगेगा। तो ये हुआ हमारी बातें, जो भी बातें हैं ये हमारी प्लेन मिरर के बारे में बातें हो गई, ठीक है। चूंकि ये वीडियो लंबा चला जाएगा तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे, जो रहेगा वो स्फेरिकल मिरर के लिए बात करेंगे, ठीक है ना, नेक्स्ट टॉपिक पे। तो इस लेक्चर का पार्ट 1 हमारा यहीं पे समाप्त हुआ। आप एक्स्ट्रा क्वेरी के लिए हमसे इस व्हाट्सएप पे हम संपर्क कर सकते हैं, टेलीग्राम पे भी कर सकते हैं। हमारा ये टेलीग्राम चैनल है एस प्रकाश क्लासेस। अगर आप इस नोट्स की PDF चाहते हैं तो आप जाइए टेलीग्राम पे, सिंपल वे में इस चैनल को ज्वाइन करिए। वहाँ पे आपके सारी नोटिफिकेशन, यूट्यूब पे जो भी वीडियोज़ अपलोड होंगे उनके बारे में जानकारी मिलेगी, नोट्स भी मुहैया हो जाएगा। और एक और बात हम चाहते यही हैं कि जब भी आप हमारी वीडियो को देखो तो आप पेन और कॉपी लेकर साथ में बैठें, ताकि आप नोट डाउन कर सको अपने नोटबुक में,
ताकि आप चीज़ों को और बेहतर तरीके से समझो और बेहतर तरीके से समझो। अगर आपको किसी भी और भी टॉपिक पे या किसी दूसरे चैप्टर पे, चाहे आप किसी भी क्लास में हो, आप हमें कमेंट करो। अगर आपको किसी टॉपिक पे लेक्चर चाहिए, किसी चैप्टर पे लेक्चर चाहिए तो ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस। थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे सेफ। घर पे ही रहें, सुरक्षित रहें। बहुत ही ज़रूरी कामों के लिए ही घर के बाहर जाएं, क्योंकि जब ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो यहाँ पे कोविड-19 की सेकेंड वेव है। पता नहीं आगे जाके कितनी वेव आएगी। तो जब भी जहाँ भी आप हो, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।